हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआईएमपी यूट्यूब चैनल। ये आपका लेक्चर है बीबीए फाइनल ईयर और एमबीए सेकेंड ईयर के लिए। इसमें हम अपना एक्ट कर रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी हाफ रिविजन्स की थी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, इसकी डेफिनेशंस की थी और इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो सब स्टडी किया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे उस एक्ट के आगे। इसमें है मैक्सिमम लिमिट ऑन ग्रेच्युटी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि किस तरीके से ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी, वेजेस पे किस तरीके से होगी, बेसिक वेजेस किस टाइम की कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से वो हमने सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए। ग्रेच्युटी हम कैलकुलेट तो कर लेंगे कि हाँ इतनी होनी चाहिए, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट भी होनी चाहिए कि कितनी हम ज्यादा से ज्यादा कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को दे सकता है। The amount of gratuity payable to an employee shall not exceed ₹3,50,000 की मीन 3,50,000 रुपीज से ज्यादा कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं दे सकता है। फिर है देयर इज एन अवार्ड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इट इज अलाउड। की मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसे हायर अवार्ड दोगे या हायर उसे बेनिफिट्स दोगे, हायर अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पहले से ही और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो ग्रेच्युटी अलाउड होगी 3,50,000 से, वरना नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मतलब कभी आपने कोई एम्प्लॉयर में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि हम आपको इतनी ग्रेच्युटी देंगे, आपकी वेजेस डिडक्ट हो रही है किसी भी तरीके से, तो वो फिर ग्रेच्युटी में अमाउंट फुलफिल हो जाता है। इसके बाद है एम्प्लॉयर टू इनिशिएट कैलकुलेशन एंड नोटिस ऑफ पेमेंट। की जो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि जो हमारा कैलकुलेशन को वो इनिशिएट करे, स्टार्ट एम्प्लॉयर को करना है क्योंकि उसने ही पेमेंट करनी है, तो कैलकुलेशन की ड्यूटी भी उसी की है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने करनी है और नोटिस ऑफ पेमेंट भी उसे ही देना है कि हम आपको मतलब इस टाइम पर आपकी इतनी ड्यू हो चुकी है, हम आपको इस टाइम पर पे कर देंगे। Any person eligible to receive gratuity shall make an application to the employer for payment of the same within the prescribed time। कि और एम्प्लॉय की भी ये ड्यूटी है कि प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को एक प्रॉपर रिटर्न एप्लीकेशन दे दे कि इस टाइम पर मेरी ग्रेच्युटी ड्यू है, आपको ये मुझे पे करनी है। Whether an application is made or not, the employer shall determine the amount payable and give notice to the eligible person and to the controlling authority specifying the amount of gratuity determined। It means चाहे एम्प्लॉय एप्लीकेशन दे या ना दे, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि ग्रेच्युटी उसकी जिस डेट पर उसकी मैच्योर हो जाती है, जो प्रिस्क्राइब्ड डेट है, उस डेट पर कितनी ग्रेच्युटी उसकी निकल रही है, क्या अमाउंट निकल रही है, और वो कैलकुलेट करने के बाद उसकी ड्यूटी है कि एलिजिबल पर्सन मींस जिसे भी ग्रेच्युटी मिलनी है, या तो एम्प्लॉय अगर वो मतलब उसकी डेथ हो चुकी है तो उसका जो भी नॉमिनी है उसे मिलेगी या लीगल हायर को मिलेगी, जो भी एलिजिबल है उस टाइम पर उसे वो नोटिफाई करना कि आपकी इस डेट पर ग्रेच्युटी ड्यू है, हम आपको पे कर देंगे, और साथ ही साथ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी और वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि इस टाइम पर इस एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी ड्यू है और मैं पे कर रहा हूँ, और साथ ही साथ सारा कैलकुलेशन का वे भी बताना मैंने इस तरीके से जो ग्रेच्युटी है कैलकुलेट की है। इसके बाद है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। अब हमने तो ये कह दिया कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि ग्रेच्युटी उसने पे करनी है, नोटिस उसने लेना है, लेकिन एक टाइम लिमिट होती है कि उस टाइम के अंदर अंदर ग्रेच्युटी पेबल होनी चाहिए एम्प्लॉय को। तो वो क्या है, द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विदिन 30 days फ्रॉम द डे इट बिकम्स पेबल। कि मीन्स जिस दिन पर फॉर एग्जाम्पल अगर 30 जून को ड्यू है ग्रेच्युटी पे होना, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अमाउंट को अरेंज कर पाए जिससे वो टाइमली ग्रेच्युटी को पे कर सके। 30 डेज के अंदर अंदर पे करनी जरूरी है जो भी उसकी ड्यू डेट है। If not paid within the period stipulated above, employer is liable to pay interest for the delayed payment। और अगर वो डिले हो जाता है, 30 डेज से भी ज्यादा टाइम हो जाता है, तो उस पर उसे एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट देना पड़ता है एम्प्लॉय को। इंटरेस्ट इज नॉट पेबल इफ द डिले वाज कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। लेकिन अगर वो फॉल्ट जिस कारण डिले हुई है ग्रेच्युटी की पेमेंट एम्प्लॉय के फॉल्ट के कारण हुआ है, तब एम्प्लॉयर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है क्योंकि वो एम्प्लॉय का फॉल्ट है। The employer has obtained permission in writing from the controlling authority for the delayed payment on this ground। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर ने कंट्रोलिंग अथॉरिटी से प्रॉपर एक नोटिस भी ले लिया है या प्रॉपर उसे उसकी नॉलेज में भी एक बात पहुंचा दी है कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, एम्प्लॉय का है, इसलिए मैं डिले पेमेंट कर रहा हूँ, या कोई और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिस कारण वो
जरूरी है। If there is any dispute as to the amount payable or the person is eligible to receive it, the employer shall deposit amount as per his calculation with the controlling authority. कि अगर कोई डिस्प्यूट है, किसी तरीके का अराइज हो रहा है रिगार्डिंग द अमाउंट पेबल, कि जितनी अमाउंट पे करनी है उस पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं कि एम्प्लॉयर की कुछ और कैलकुलेशंस है, एम्प्लॉयर की कुछ और है, तो उस केस में एम्प्लॉयर ने जो भी कैलकुलेट किया है वो अमाउंट को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास सबमिट कर देता है विद इन द टाइम, ताकि उसे कोई इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो एक बार रीचेक करेगी कि जो एम्प्लॉयर ने अमाउंट निकाली है वो सही है या नहीं है, और उस केस में जितनी भी एक्सेस अगर इन केस अमाउंट आती है एम्प्लॉयर को पे करने में तो वो एम्प्लॉयर से मंगवा सकता है। फिर है इसमें प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। अब हमने पहले किया है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो इस केस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अमाउंट सबमिट करनी है, लेकिन हम उस डिस्प्यूट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी बहुत जरूरी है जानना। Where there is a dispute, the aggrieved party shall make an application to the controlling authority for deciding the dispute. जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है उसका मेन काम होता है जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सेटल करना, प्रॉपरली हर काम मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना। तो अगर किसी को किसी भी तरीके से जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, किसी को जिसको भी नाराजगी है कि हाँ चाहे एम्प्लॉय को है चाहे एम्प्लॉयर को, कि एम्प्लॉयर को है कि जो एम्प्लॉय है प्रॉपर वो कोई फॉल्ट पे है, वो सही टाइम पर नहीं कर रहा है, मतलब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या फिर एम्प्लॉय को है कि एम्प्लॉय मुझे टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है, जो भी पार्टी है उसे एक एप्लीकेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करनी पड़ती है कि इस बात पे हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। Controlling authority shall, after due inquiry and after giving the parties to the dispute a reasonable opportunity of being heard, determine the matter and pass appropriate orders. कि means controlling authority के पास पूरा राइट है कि वो जो भी दोनों पार्टीज हैं उन दोनों को आपस में दोनों की बातों को सुने, आपस में उन्हें पूरा मौका दें म्यूचुअल कंसेंट का, लेकिन तब भी ना हो तो वो अपने जो भी उनके मैटर को पूरा अच्छी तरीके से समझकर उसे अपना ऑर्डर को पास कर सकती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इसके बाद है पावर्स ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी के हम बारे में इतना कर रहे हैं तो उसकी पावर्स क्या क्या है वो हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल हैव द पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, की हर पर्सन की अटेंडेंस होना जरूरी है, जिसे भी ग्रेचुटी लेनी है उसे अपनी अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी, अपना प्रॉपरली जितना भी जिस टाइम पर आता है जिसने जैसे हर कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, तो एम्प्लॉय की भी ड्यूटी है उस रजिस्टर में अपना प्रॉपर अटेंडेंस मार्क करवाए या करे, जैसा भी वहां पर सिस्टम है। रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, की मीन्स किसी तरीके से भी वो डिस्कवर कर सकते हैं किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को, या प्रोडक्शन ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वो जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है वो सब वो मंगवा सकते हैं अपने पास डॉक्यूमेंट्स को। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, की एविडेंस मंगवा सकते हैं जो भी एफिडेविट्स बने हैं किसका क्या एविडेंस है, ये बनी हुई है या नहीं, ओरिजिनल भी मंगवा सकती है। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, की कमीशन वो इशू कर सकती हैं जिससे वो जो भी हमारे विटनेसेस हैं उनके एग्जामिनेशन कर सके कि वो सही अपनी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कि अगर हमने कंट्रोलिंग अथॉरिटी के जो जजमेंट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अगेंस्ट अपील कैसे फाइल कर सकते हैं। अपील एनी शैल बी मेड विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है और कोई भी जो पार्टी ऑफ डिस्प्यूट है उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो विदिन 60 days अपील कर सकती है कि मैं इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे फिर से एक प्रॉपर जजमेंट चाहिए। अपील बाय एम्प्लॉयर विल नॉट बी एडमिटेड अनलेस द डिस्प्यूटेड अमाउंट इज डिपॉजिटेड, कि जब तक एम्प्लॉयर प्रॉपरली अमाउंट जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसे डिपॉजिट नहीं कर देता तब तक उसकी अपील सेंक्शन नहीं होगी, अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे हमने पहले भी किया है कि एम्प्लॉयर को चाहे डिस्प्यूट चल रहा है या जो मर्जी है, अगर किसी भी बात में डिस्प्यूट चल रहा है तो जितनी उसके अकॉर्डिंगली ग्रेचुटी की अमाउंट बनती है उसे वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करानी पड़ती है अगर वो एम्प्लॉय को नहीं दे पा रहा है, उस बात में डिस्प्यूट चल रहा है। तो मीन्स अगर उसने वो डिपॉजिट नहीं करवाई है ग्रेचुटी की अमाउंट तो फिर उसकी अपील सेंक्शन नहीं होगी।
Appellate authority, after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard, confirm, modify or reverse the decision of the controlling authority. जो appellate authority होती है, दोनों पार्टीज के जो भी बातें हैं उनको सुनने के बाद जो भी उनकी अपील है और उन्हें प्रॉपर रीजनेबल उन्हें टाइम देती है उनकी बातों को आप रखने का सामने, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो अपील है उसे कंफर्म भी कर सकती है। तो जो पहले उन्होंने दिया कि वो सही है, मॉडिफाई भी कर सकती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जो भी वर्डिक्ट है, या फिर उसे रिवर्स भी कर सकती है कि जो उसने दिया है उसका रिवर्स कर दिया कि नहीं, मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ सहमत नहीं हूँ, मैं अपना वर्डिक्ट ये देता हूँ। तो जो हमारी एपलेट अथॉरिटी है उसके पास ये सारे राइट्स हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी की। फोर फीचर आपने पढ़ा होगा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो इस तरीके से फोर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी भी हो सकता है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फोर फीचर क्या होता है, कि जब किसी चीज की पेमेंट नहीं आती है टाइमली तो हम उसे जो उसकी पहली अमाउंट आ चुकी होती है उसे शेयर्स भी वापस ले लेते हैं, उसे पेमेंट भी वापस नहीं करते हैं, उसे फोरफीट कर देते हैं। तो फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी कैसे हो सकती है? एन एम्प्लॉय whose services have been terminated for any act, willful omission or negligence causing any damage or loss to or destruction of property belonging to the employer shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused। के मीन्स जितने अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस के टाइम विलिंगफुली या कोई भी कुछ ऐसा काम किया है अपनी मर्जी से, या कोई किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी सर्विस को नुकसान पहुंचाया है एम्प्लॉयर की, तो वो जिस डैमेज ऑफ लॉस जितना भी एक्सटेंट है, जितनी अमाउंट निकलती है उतनी अमाउंट ग्रेच्युटी में से फोरफीट कर सकता है, मींस डिडक्ट कर सकता है कि वो उसे अमाउंट नहीं मिलेगी, वो एम्प्लॉयर अपनी उस अमाउंट से अपने लॉस को रिकवर करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर फीचर मींस कि जितना भी आपने लॉस किया है, जैसे अगर हम शेयर्स की बात करते हैं, शेयर्स में फोर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल उसने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दे दी है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी है, और लिमिटेड टाइम के बाद जो भी उसने नोटिस देने थे कंपनी ने या जो भी पर्सन है ऑथराइज, उन्होंने प्रॉपरली नोटिस भी दिए और तब भी उसने वो अमाउंट सबमिट नहीं की है, तो उसके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी की अमाउंट तो अपने पास रिटेन की जाती है उस लॉस के कारण कि आपका टाइम स्पेंड हुआ है कंपनी का, और उसके शेयर्स भी उसे वापस ले लिए जाते हैं, उसे शेयर कोई भी अलॉट नहीं होते, उसे फोरफीट किया जाता है ताकि अपना लॉस रिकवर कर सके। इसी तरीके से इस केस में ग्रेच्युटी में भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी भी तरीके का कोई लॉस किया है, कोई डैमेज पहुंचाया है कंपनी को, एम्प्लॉयर को, या किसी अपने सर्विस में किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो उस अमाउंट का जो ग्रेच्युटी है वो फोरफीट की जा सकती है ताकि नुकसान को रिकवर किया जा सके। फिर ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय में बी होली और पार्शियली फोरफिटेड, कि जो ग्रेच्युटी पेबल है या तो वो पूरी की पूरी ही फोरफिट हो सकती है डैमेज के अकॉर्डिंगली, या फिर पार्शियली कि जितने एक्सटेंट तक का लॉस हुआ है उतनी ही अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाए। इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर his disorderly conduct or any other act of violence on his part, or any act which constitutes an offence provided that such offence is committed by him in the course of his employment, कि किसी तरीके से वो कोई ऑफेंस करता है या वो किसी तरीके का वायलेंस क्रिएट करता है, तो उस केस में भी उसकी जो ग्रेच्युटी की अमाउंट है वो फोरफीट हो जाती है कंप्लीटली। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनेशन का। इसमें हमने किया था कि नॉमिनेशन होती है कि ग्रेच्युटी इन केस ऑफ डेथ किसे मिलेगी, तो नॉमिनेशन का क्या प्रोसीजर है? एन एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 year of service shall make nomination. An employer may in his nomination distribute the amount of gratuity payable to more than one nominee, कि जो एम्प्लॉय जिसने अपनी 1 year of service कंप्लीट कर ली है वो नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकता है। ये हमने पहले भी की थी। अगर नॉमिनेशन फॉर्म उसने अभी भर दिया हुआ है तो नॉमिनी को मिलती है अमाउंट इन केस ऑफ डेथ, और अगर अभी 1 year के अंडर उसकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट में, तो फिर जो भी उसका लीगल हायर होता है उसे मिलती है। तो इस तरीके से, और ये भी पॉइंट है कि जो ग्रेच्युटी है वो एक पर्सन को भी नॉमिनेट कर सकता है उस अमाउंट के लिए, या 2 पर्सन को भी कर सकता है, एक से ज्यादा को भी कर सकता है। Employees having family shall make nomination in favor of one or more
फैमिली, हमने फैमिली की डेफिनेशन भी की थी कि फैमिली की डेफिनेशन में वाइफ आती है, चिल्ड्रन आते हैं और डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं, ऑफ वाइफ भी आते हैं और खुद के भी आते हैं। और अगर हमारा कोई सन का डिसीज सन की वाइफ है तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी अनमैरिड अगर प्रॉपर्ली डिपेंडेंट है वो भी फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर नॉमिनी कर रहा है कि एम्प्लॉय को उसकी कोई फैमिली है तो उस फैमिली में से ही वो एक या एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। फैमिली के बाहर वो किसी पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकता। Employee not having family will make nominations in favor of other person, but such nominations become invalid if he acquires a family at a later date. कि मीन्स अगर कोई पहले जिसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई ऑर्फन है, उसने ग्रेजुटी के लिए नॉमिनी अपने किसी फ्रेंड को या किसी दूर के रिलेटिव को कर दिया है, लेकिन जब उसकी कोई फैमिली बन जाती है, उसकी मैरिज हो जाती है या कोई अडॉप्शन लीगली वो कर लेता है, तो उस केस में जो पहली वाली नॉमिनेशन है वो इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ फैमिली की डेफिनेशन में जो पर्सन आते हैं उन्हें ही आप नॉमिनी बना पाओगे अपना, अगर आपकी फैमिली है। Thus he or she has to make fresh nomination after acquiring the family. कि जब उसकी फैमिली एक्वायर वो कर लेता है, किसी फैमिली की डेफिनेशन में जो जो लोग आते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में आता है, तब वो उसे एक फ्रेश नॉमिनेशन फाइल करनी पड़ती है कि मेरी अब फैमिली जुड़ गई है, या फिर जो भी उसका सर्कमस्टेंसेस है वो उस तरीके से अपना फ्रेश नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। फिर है एम्प्लॉय हैज द राइट टू चेंज द नॉमिनेशन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कि नॉमिनेशन को भी वो चेंज कर सकता है कि पहले अगर सन को किया है या डॉटर को किया है तो वो वाइफ को भी कर सकता है, वाइफ को किया है तो सन को कर सकता है, मदर को कर सकता है, फादर को कर सकता है। किसी भी तरीके से वो नॉमिनेशन को विद इन द फैमिली या प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो चेंज कर सकता है। इफ अ नॉमिनी predeceases the employee, the interest of the nominee shall report to the employer। जो नॉमिनी है वो एम्प्लॉय को प्रीडिसीज करता है तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑफ नॉमिनी है वो एम्प्लॉय के पास ही पहुंच जाएगा। फिर हु शैल मेक अ फ्रेश नॉमिनेशन, किसे करनी चाहिए फ्रेश नॉमिनेशन? एवरी नॉमिनेशन, फ्रेश नॉमिनेशन और ऑल्टरेशन ऑफ नॉमिनेशन एज द केस में भी शैल बी सेंट बाय द एम्प्लॉय। की किसी भी तरीके का ऑल्टरेशन है नॉमिनेशन में तो वो हमेशा एम्प्लॉय के थ्रू ही होना चाहिए, चाहे ऑल्टरेशन हो कि किसी का नेम चेंज किया है, चाहे फ्रेश नॉमिनेशन उसने फाइल करना हो, या फिर नॉर्मल भी फर्स्ट टाइम भी वो नॉमिनेशन कर रहा है, उस केस में भी एम्प्लॉय ही नॉमिनेट कर सकता है किसी पर्सन को। नॉमिनेशन फॉर्म सिर्फ एक एम्प्लॉय जिसके नाम पे ग्रेच्युटी इशू होगी वही कर सकता है। टू हिज एम्प्लॉयर हु शैल कीप द सेम इन हिज सेफ कस्टडी। कि और वो जो एम्प्लॉयर को नॉमिनेशन फॉर्म फिल करके देगा जो वो अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। की रिकवरी किस तरीके से कर सकता है एम्प्लॉयर? इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल अंडर दिस एक्ट इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट in his behalf by the aggrieved person issue a certificate for that amount to the collector। कि अगर जो एम्प्लॉयर है प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ग्रेच्युटी की पेमेंट नहीं करता है तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, मींस जो एग्रीव्ड पर्सन इसमें कौन सा होगा? एम्प्लॉय होगा, या जो फिर उसके डिसीज, अगर कोई डिसीज्ड एम्प्लॉय है तो उसकी फैमिली होगी तो वो या नॉमिनी होगा उसका, वो एक प्रॉपरली एप्लीकेशन लिख के देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसकी कलेक्शन के लिए कलेक्टर को अमाउंट करेगी, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर दैट अमाउंट ऑफ टू द कलेक्टर। कलेक्टर को एक इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट को इशू कर देगी कि आप जाकर ये अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो एम्प्लॉयर से। Who shall recover the same together with the compound interest thereon as areas of land revenue and pay the same to the person entitled। तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगेगा जितने देर भी वो डिले होगी पेमेंट, और जो भी रिकवर करेगा वो सारी अमाउंट वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देगा, जो भी एग्रीड पार्टी है उसे प्रोवाइड कर देगी। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल बिफोर इशूइंग द सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन गिव द एम्प्लॉयर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट। इट मींस पहले इशू ऑफ सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भी एक बार कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को एक नोटिस बता सकती है, रीजनेबल टाइम दे सकती है कि अगर आपने इस टाइम के अंदर मतलब आपने अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाई तो मैं इशू ऑफ सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट आपके अगेंस्ट, आपके नेम के अगेंस्ट इशू कर दूंगा। तो इस तरीके से भी वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी काम करवा सकती है, कलेक्ट कर सकती है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल। जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ग्रेच्युटी पेबल जितनी भी है उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा इंटरेस्ट उससे कम ही होगा। फिर है इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है अगर हमें रजिस्ट्रेशन के उसमें ग्रेच्युटी का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। Every employer shall get his establishment registered with the controlling authority in prescribed manner, and no employee shall be registered under the provisions of this section unless he has taken an insurance or he has established an approved gratuity fund। कि इस एक्ट के अंडर अगर ग्रेच्युटी आपने प्रॉपरली देनी है, रिसीव करनी है, तो एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉपरली इंश्योर्ड होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंदर। और अगर कोई नहीं है तो उसे ना ही मतलब जब तक वो अपना इंश्योरेंस नहीं ले लेता या ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव ग्रेच्युटी फंड को एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर। फिर कंपल्सरी इंश्योरेंस क्या है? एवरी एम्प्लॉयर शैल ऑब्टेन एन इंश्योरेंस फॉर हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द LIC और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंश्योरेंस कंपनी। कि मींस इंश्योरेंस इसलिए ली जाती है कि इन केस फ्यूचर में कभी कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि एम्प्लॉयर एबल नहीं है पेमेंट करने का ग्रेच्युटी में जब भी एम्प्लॉय की ड्यू होगी, तो इसलिए उस अमाउंट के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस ले ली जाती है, जो एक कंपल्सरी इंश्योरेंस है, लेनी ही पड़ती है हर एक एम्प्लॉयर को जिसकी भी कोई एस्टैब्लिशमेंट चल रही है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जो कि हमने डेफिनेशन में किया था कि ग्रेच्युटी कहां पर हमारी एप्लीकेबल होगी, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी भी शॉप में और एस्टैब्लिशमेंट में, किसी फैक्ट्री में, माइंस में, किसी भी जगह पर, तो वहां पर उसे इंश्योरेंस भी LIC के अंदर या कोई भी प्रिस्क्राइब्ड और है कोई हमारी कंपनी, उसके अंदर भी वो इंश्योरेंस ले सकता है अगेंस्ट द अमाउंट पेबल फॉर ग्रेच्युटी। Exemptions by state and central government, conditions क्या है इसमें? May exempt any employer who has already established an approved gratuity fund and who desires to continue such arrangement। It means अगर किसी एम्प्लॉयर ने पहले ही तो ग्रेच्युटी फंड लिया हुआ है और वो उसे आगे ही कंटिन्यू करना चाहता है, तब वो एग्जाम कर देती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको फिर से इंश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है। Employer employing 500 or more persons who establishes an approved gratuity fund in the prescribed manner। कि एम्प्लॉयर है जिसने 500 या उससे ज्यादा लोग जहां पर उसके अंडर एम्प्लॉय है और प्रॉपरली अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, तब भी वहां पर उसे इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं होती। फिर है इंस्पेक्टर एंड हिज पावर। कि जो इंस्पेक्टर है हमारे, जो जैसे हमने हर एक्ट में किया है कि प्रॉपरली इंस्पेक्टर्स हो गए जो कभी भी इंस्पेक्शंस कर सकते हैं जाकर, और उसकी पावर्स क्या क्या है वो हम करेंगे। गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एवरी इंस्पेक्टर इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड। कि मींस किसी भी पर्सन को वो कमीशन जो भी हमारा इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट, ताकि वो प्रॉपरली इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करवा सके और वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेगा। जो इंडियन पीनल कोड के अंदर इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी है, जो पावर्स हैं उन्हें ही फॉलो करेगा। पावर्स कौन कौन सी है? रिक्वायर एन एम्प्लॉयर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, एंटर एंड इंस्पेक्टर इन प्लेस ऑफ वर्क फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग एंड रजिस्टर रिकॉर्ड और नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट। की किसी भी एम्प्लॉयर को कोई भी डॉक्यूमेंट देने को कह सकता है, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में एंटर कर सकता है और वहां पे किसी भी रजिस्टर को चेक कर सकता है। ये सारी जो पावर्स हैं हम प्रीवियस एक्ट में भी कर रहे हैं। सभी एक्ट में जो इंस्पेक्टर की पावर्स होती है, ड्यूटीज होती है, सेम होती है। आपको अच्छी तरीके से उसे अब एक बार आप कर लोगे तो सभी में वो सेम ही चलेंगे। फिर इसके बाद है may examine the employer or any employee, make copies of or take extracts from any register, record, notice or other document as he may consider relevant। किसी भी एग्जामिन कर सकते हैं एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को, कोई भी कॉपी वगैरह को प्रॉपरली चेक कर सकता है या उसकी कॉपीज, रिकॉर्ड, नोटिस को किसी भी जो भी उसे रेलेवेंट लग रहा है वो चेक कर सकता है। Search and seize such register, record, notice or other document as he may consider relevant in respect of any offence। कि अगर उसे लगता है कोई ऑफेंस हो रहा है तो किसी भी रजिस्टर्ड कॉपी या कोई भी डॉक्यूमेंट को सीज भी कर सकता है
या उसे प्रॉपरली सर्च भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि कोई चीज छुपाई जा रही है तो उसे वो प्रॉपरली सर्च भी कर सकता है। फिर है पेनल्टीज, लास्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर। पेनल्टीज कितनी लगेंगी? knowingly making false statement, false representation to avoid to make payment, imprisonment up to 6 months or with fine which may extend to ₹10,000 or with both। कि अगर हम willingly किसी तरीके से gratuity पेमेंट नहीं कर रहे हैं या false statement बना रहे हैं जिसमें हमें पेमेंट ना करनी पड़े, तो उस केस में 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 10,000 का फाइन हो सकता है, या कुछ सिचुएशंस में दोनों के दोनों भी लगेंगे कि 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी होगी और 10,000 का फाइन भी। नेक्स्ट है ब्रीच और मेक डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कि अगर एक्ट की कोई भी प्रोविजन को ब्रीच करता है या कंप्लाई नहीं करता है, उस केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ्स to 1 year or with fine which shall not be less than 10,000 but which will not extend to 20,000 or with both। कि 1 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 10,000 से कम का फाइन नहीं लगेगा और 20,000 से ज्यादा का नहीं लग सकता, और दोनों के दोनों लग सकते हैं कि आपको 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो रही है और 10,000 का या उससे 20,000 की रेंज के बीच में फाइन भी लग सकता है। और लास्ट किस चीज में पेनल्टी है? नॉन पेमेंट ऑफ एनी ग्रेजुटी। अगर आप ग्रेजुटी पेमेंट नहीं करते हो उसकी, तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स टू 2 years प्लस अ फाइन। कि मींस आपको 6 मंथ से 2 years तक की इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है और आपको फाइन भी उसमें लगेगा। जो ग्रेजुटी तो पे करनी पड़ेगी, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा और जेल भी हो जाएगी अगर आप ग्रेजुटी पे नहीं करोगे। तो इससे अच्छा तो ग्रेजुटी पे कर दीजिए। तो ये हमारा एक्ट खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला एक्ट करेंगे या इसके आगे के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।